हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 की जो हमारी देवी जी हैं गणित की, जिनका नाम है एनसीईआरटी, जिसके लिए हम हाथ जोड़ के हमेशा विनम्र रहते हैं। उस पुस्तक का हम कर रहे हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इस वीडियो के पहले जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, इस तरह के चीजों को देखा हमने, कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनके संबंधित सवाल को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमने वहां पे उसमें यह भी देखा कैसे आप डेटा को ग्रुप करते हैं और कैसे आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं। उस तरह की चीजें हम वहां पे खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है, जो कि आपको क्लास 8 में या शायद आपके जीवन में पहली बार देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम 5.1 एक्सरसाइज को खत्म करते हुए आपका चैप्टर, आधा चैप्टर लगभग खत्म करवा देंगे आज ही। ठीक है, तो चलिए समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। गणित की एक कक्षा है, अपना पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। और हाँ, इस चैप्टर में आपको न सिर्फ इनकी बल्कि ग्राफ पेपर वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसको लेकर भी आ जाइएगा। एंड शुरू करते हम कहानी। नमस्कार मैथ्स देवता, ये सारी चीजें हमारे बहुत काम की, सबको थैंक यू बोलो। चलिए, पहले हमें सीखना है बार्स विद अ डिफरेंस। ये क्या पढ़ना है बेसिकली आपको? तो बेसिकली हम यहां देखने वाले हैं एक अलग टाइप के बार ग्राफ, ठीक है, जिसकी कहानी कुछ यूं होती है कि जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है, तो जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तब आप कैसा ग्राफ बनाएंगे या कैसा ग्राफ सुटेबल होगा, वो देखने के लिए हम यहां प्रयास करेंगे। अब तक जो हमने बार ग्राफ बनाए थे, डबल बार ग्राफ बनाए थे, उसमें यह था कि हर एक जो इंडिविजुअल क्वांटिटी या फिर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अलग अलग थी। उदाहरण के तौर पे जब आपने स्कूल वाला क्वेश्चन किया था, तो वहां पे स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, तीनों अलग अलग थे, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। परंतु यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो जानकारी दी गई वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक फ्लो में जा रही है। ठीक है, तो इस फ्लो में जाती हुई जानकारी को बनाने के लिए जो हम ग्राफ यूज करते हैं, उसको कुछ यूं दिखाया जाता है। इसमें आप जगह देखेंगे, खासकर जो एक्स एक्सिस है, मतलब नीचे वाली जो एक्सिस है, वहां पे चीजें फ्लो में चल रही है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो एक फ्लो में चीजें जा रही हैं और इन बिल्डिंगों के बीच में गैप नहीं है। ठीक है, जो अपने बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ बनाए थे, वहां पे जो बार्स थे उनके बीच में गैप था। यहां पे गैप नहीं है, मतलब चीजें फ्लो में जा रही हैं। ठीक है, और हम आज सीखेंगे इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है। तो हम क्या कहेंगे, इनको थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज क्लास इंटरवल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब ये नीचे वाली जो एक्सिस है, इस पे आप क्या दिखा रहे हैं? इस पे आप दिखा रहे हैं क्लास इंटरवल, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगा। तो ये रहे हमारे क्लास इंटरवल। ठीक है, और क्लास इंटरवल कैसे? कंटिन्यूस है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट इस ग्राफ के बारे में, जो ये कह रहा था कि आपने हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया? आपने वहां पे दिखाया क्लास इंटरवल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ये हम सबको पता है कि जितनी बड़ी इमारत होगी उसका मतलब साफ होता है कि उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी या संख्या कितनी है। उदाहरण के तौर पे यदि आप कहीं पे बिल्डिंग बार ग्राफ में बना रहे हैं, कुछ यूं की नीचे लिखा है आपने साइकिल और ऊपर आपने एक ऐसे एक बिल्डिंग बना दी जिसकी संख्या है 20, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के पास या इस पर्टिकुलर डेटा में 20 साइकिल है। ठीक है, उसी प्रकार जब आप यहां पे हाइट देखते हैं, तो जो हाइट होगी वो बेसिकली आपको क्वांटिटी बताती है, मात्रा बताती है उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की। ठीक है, अगला पॉइंट यदि आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है आपसे? ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। ठीक है, क्योंकि आपके टेबल में गैप नहीं था, जो हमने टेबल बनाया था, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, उसमें गैप नहीं था, इसलिए आपके जब आपने ग्राफ बनाया तब भी वो बार्स के बीच में गैप नहीं है, वे लगातार चलते जा रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसा क्यों रहा है? बिकॉज देयर इज नो गैप इन द क्लास इंटरवल।
जब क्लास इंटरवल में गैप नहीं है, जब जानकारी में गैप नहीं है और जानकारी एक दूसरे से संबंधित है, कनेक्टेड है, तो मतलब फिर आप क्या बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे जैसा कि हमने देखा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सच मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो इस तरह के ग्राफ को, किस तरह के ग्राफ को, इस तरह के ग्राफ को गणित की भाषा में क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम। अब उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास ऐसी कुछ जानकारी है कि भैया आर्ट पसंद है 7 लोगों को, मैथ पसंद है 5 लोगों को, साइंस पसंद है कितने, 6 लोगों को, और इंग्लिश पसंद है 4 लोगों को, ठीक है, तो इस जानकारी के हिसाब से हिस्टोग्राम शायद नहीं सही होगा, क्योंकि यहां पे आर्ट और मैथ्स का कनेक्शन नहीं है, मैथ्स और साइंस का कनेक्शन नहीं है, साइंस और इंग्लिश का कनेक्शन नहीं है, सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी खुद का एक वजूद है, खुद का एक एग्जिस्टेंस है। परंतु यहां पे जब आप जानकारी देखते हैं जो कि आपके यहां पे दी गई है, यहां पे जानकारियां कनेक्टेड है, क्योंकि वो मान लीजिए नंबर है लोगों के टेस्ट में कि कितने लोगों के टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो 0 से 10 लाने वाले 2 लोग हैं, 10 से 20 लाने वाले 10 लोग हैं, तो एक ही क्लास के एक ही टेस्ट के बारे में मार्क्स हैं, तो ऐसे ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसीलिए इनका जो ग्राफ बनेगा वो भी जुड़ा हुआ बना है, और इस तरह के ग्राफ को आप क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ये भी हमने देख लिया पूरा थ्योरी पार्ट। अब एक इमेज के फॉर्म में यहां पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दें, ठीक है, आपके एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, एज इन ईयर्स, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये जानकारी है कि किसी स्कूल के 25 टीचर्स की उम्र कितनी है, ठीक है, तो उम्र के हिसाब से आपको एक ग्राफ बनाना था सॉरी। अब सबसे पहली चीज, किसी भी टीचर की उम्र 10 या 5 साल तो हो नहीं सकती, ठीक है, कम से कम 20 साल से ऊपर तो होगी ही, क्योंकि वो टीचर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, फिर डिग्री पूरी करेगा, उसके बाद आपको पढ़ाने आएगा, ठीक है। तो क्योंकि टीचर की उम्र 20 से छोटी नहीं हो सकती, इसीलिए 0 से लेकर 20 तक का सफर मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उस केस में मैं 0 से लेकर डायरेक्ट 20 तक कूद जा रहा हूं, परंतु किंतु ये बात सही नहीं होगी, ये चीटिंग सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हम यहां पे एक निशान लगाते हैं, जो कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए यहां पे, कि ये जो निशान लगाते हैं ये हम क्या लगाते हैं, जब भी हम 0 से लेकर किसी बड़ी संख्या पे कूद जाते हैं सीधे, ठीक है, बिना किसी वजह, क्या वजह है लेकिन हम उसको बता नहीं सकते, तो हम वहां पे एक निशान लगा देते हैं कि यहां पे इतना बड़ी संख्या हमने गायब कर दी है, और निशान उसकी वो है, क्या कहते हैं उसको, प्रूफ है कि हमने जानबूझ के गायब की, गलती नहीं हुई है हमसे। उदाहरण के तौर पे यहां पे आप देखेंगे तो गैप कितना है, 5 का है, सब में 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो मतलब पहले और दूसरे में भी गैप कितना होना चाहिए था, 5 का, पर है कितना, 20 का, तो आपने गैप को क्या किया, आपने गैप को इस तरीके से कम कर दिया, 20 के गैप को आपने 5 के बराबर कर दिया, तो आपको वहां पे कुछ निशान लगाना पड़ता है कि यहां पे इतनी संख्या हमने गायब कर दी है, तो कृपया हमें क्षमा करें, ठीक है। तो जो लाइन होती है इसको आप बोलते हैं जैग्ड लाइन, जो कि ये बताता है कि यहां पे कुछ नंबर्स आपने गायब कर दिए हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यदि उदाहरण के तौर पे आपका जो ग्राफ बन रहा है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप 0 के बाद जो शुरू करें वो 100 से शुरू करें, मान लीजिए कहां से शुरू करें, 100 से, और अगली संख्या है 110, ठीक है, तो यहां पे गैप कितना है, 10 का, पर 0 से लेकर 100 तक का गैप कितना है, 100 का। तो लॉजिकली ये कहा जाना चाहिए कि जो गैप पहले में है वही गैप दूसरे में होना चाहिए, तो यहां 200 आना चाहिए, पर 200 आ नहीं रहा है, कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो क्या आपको 110 चाहिए? जी हां। तो क्या आप पहले 0 से लेकर 100 तक बनाएंगे जहां पे जिसका कोई उपयोग ही नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो हमारी जगह वेस्ट होगी और हमारा समय वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम ऐसे जैग्ड लाइन बना देंगे जो ये साबित करेगा कि यहां पे जानबूझ के इनको स्किप किया गया है, ताकि हमारा डेटा अच्छे से प्रेजेंट हो सके, कोई भी गलती ना हो। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब यहां पे आप देख लीजिए क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। द रेंज इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स। तो गैप कितना है यहां पे, इक्वल है, कितने का है, 5 5 5 5 5 5, सिर्फ पहले वाले को छोड़ के, इसलिए वहां पे एक निशान लगा दिया गया है। अब जैसे यहां पे है 0 के बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, तो कुछ हमने स्किप नहीं किया है, तो यहां पे आपको जैग लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि
आपका गैप ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है तो जैक्ड लाइन की जरूरत नहीं होती है। यदि आपका गैप इनकंसिस्टेंट है, मतलब पहले वाले में आपने ज्यादा नंबर्स को छुपा दिया है, तो वहां पे आप जैक्ड लाइन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है कि शून्य के बाद आपको शुरू करना है कि 100, 110, मतलब मिनिमम संख्या 100 है, ठीक है। अब यहां पे आपको जैक्ड लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका गैप है 10 का, पर पहले वाले में आपने 100 गायब कर दिए, ठीक है। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग में लग सकती है, बीच में कहीं मत लगा देना, कल को पता चले कि आप 5 के बाद लगा दो और सीधे 15 पे कर दो, हाँ वो चीटिंग हो जाती है। हमेशा कहां लगती है, खाली स्टार्टिंग में आप स्किप कर सकते हैं, बीच में कहीं नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे यहां पे 100, 110, 120, 130, ठीक है, यहां पे जैक्ड लाइन का उपयोग होगा। परंतु किंतु यदि मैं यहां पे 100 के बाद 200 लिखता हूं, 300 लिखता हूं, 400 लिखता हूं, तो मुझे जैक्ड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सर कंफ्यूजन पता है। अब देखो यहां फिर से कंपेयर करो, तो 100 के बाद 100, यहां पे 100 और यहां पे 110। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे जैक्ड लाइन लगेगी और यहां पे जैक्ड लाइन नहीं लगेगी। वजह, क्योंकि यहां पे गैप कंसिस्टेंट है, 100 100 100 100, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पे गैप पहले 100 है, फिर 10 10 का हो गया है, तो इसीलिए यहां पे गैप को कंसिस्टेंट करने के लिए आपको एक निशान लगाना पड़ेगा कि जानबूझ के हमने यहां पे उछाल मारी है, और ये हमारे डेटा की सहायता करने के लिए किया गया है। यहां पे हमने कोई चीटिंग नहीं की है। इसीलिए जब आप कोई चीज किसी को बता देते हैं और फिर करते हैं तो वो चीटिंग नहीं कहलाती है, ठीक है। बिना बताए करेंगे तो चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वो निशान लगाया कि भाई बता के कर रहे हैं कि यहां पे हमने कुछ चीजें गायब कर दी हैं, क्योंकि हमारे टेबल के लिए, हमारे ग्राफ के लिए उनकी जरूरत नहीं थी। अब यहां पे हाइट ऑफ द बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। मतलब 45 से 50 की उम्र के कितने टीचर है वो जानकारी कैसे मिलेगी, इस बिल्डिंग की हाइट को देख के, इस बार की हाइट को देख के। कितनी हाइट है, 5, तो मतलब कितने हैं 45 से 50 वाले टीचर, 5, ठीक है। बार ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप्स इन बिटवीन। अब इनके बारे में जब आप खूबी देखेंगे तो सब में एक एक बॉक्स ही यूज हुआ है, तो बार का जो डिस्टेंस है वो बराबर है और इनमें कोई भी गैप नहीं है। सर अगर हम गैप रखेंगे तो क्या होगा, तो अगर आप गैप रखेंगे तो आपका यही टेबल कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो क्या आपने यहां पे बनाई जैक्ड लाइन, ठीक है, फिर आया 20 से 25, ठीक है, 1, फिर आपने बोला कि आपको गैप रखना है तो आप 1 छोड़ेंगे और वापस लिखेंगे 25 से 30 कुछ टीचर्स, फिर एक गैप छोड़ के 30 से 35 वाले टीचर्स, ठीक है। तो ये अननेसेसरी आपका टेबल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती चीजों को रिपीट कर रहे हैं, वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं, जबकि उनको किए बिना भी आपका काम हो रहा है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसलिए इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप कवर हो जाता है और टेबल ज्यादा अच्छा दिखता है एज कंपेयर टू दैट वन। वो थोड़ा बड़ा दिखेगा और ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रही है वैल्यूज, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए अब यहां पे हमें कुछ सवाल जवाब करने हैं ट्राई दिस के फॉर्म में। पहला प्रश्न है हमारे लिए कि हमको इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमारे सवालों का जवाब देना है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम क्या जानकारी बता रहा है, इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, इनके नीचे जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या बता रहा है हमारा हिस्टोग्राम कि जो क्लास 7th में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो क्लास 7th में पढ़ने वाली छात्राओं की हाइट कितनी है ये हमें बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है वो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग, अगर मैं पूरा लिखता नहीं, लेकिन इंग्लिश का क्लास नहीं मैथ्स का, तो मैं सिर्फ आपको ओरली बता रहा हूं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th इन डिफरेंट वो वेज। मतलब कैसे कि भाई 125 से 130 में कितनी है, एक छात्रा है, 130 से 135 में कितनी है, 2 छात्रा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 7th ऑन डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। क्या बोला आपने कि इट इज शोइंग द डिफरेंस, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास
7th, मतलब 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों छात्राओं की हाइट के बारे में जानकारी दे रहा है। विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम गर्ल्स मतलब सबसे ज्यादा गर्ल्स किस ग्रुप में है, तो जितनी बड़ी टावर उतने ज्यादा व्यक्ति उतनी ज्यादा संख्या, तो 7 है संख्या। और ये बड़ा टावर किसका है सबसे ज्यादा, 140 से 145 तक का, तो किस ग्रुप में सबसे ज्यादा गर्ल्स हैं, तो 140 से 145 सेंटीमीटर वाली गर्ल सबसे ज्यादा है। क्या बोला हमने कि 140 से 145 सेंटीमीटर वाली गर्ल्स सबसे ज्यादा हैं। अब अगर कल को बोलते हैं कि भाई साहब हमें वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की टीम चयनित करनी है, तो उस केस में क्या होगा कि आप ज्यादा हाइट वाले लोगों को प्रेफर करेंगे, क्योंकि भैया उनका हाइट ज्यादा है तो वो आसानी से बास्केट मार पाएंगे या फिर वॉलीबॉल में बॉल को खेल पाएंगे। ठीक है, हाइट ज्यादा होगी तो उसका एडवांटेज होता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि कम हाइट वाले नहीं खेल सकते, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको थोड़ा एडवांटेज तो होता है। तो 140 से 145 सेंटीमीटर वाले सबसे ज्यादा है, तो कल को उन्हें पता लगाना हो कि भैया या हमें ऐसा कुछ चाहिए कि सारे लोग एक ही हाइट के होने चाहिए एग्जैक्टली, या आसपास की हाइट के, तो बोलेंगे इन 7 लोगों को ले चलते हैं, इनकी हाइट आसपास ही है, तो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो सेम हाइट का होगा। हो सकता है डांस ग्रुप हो सकता है कोई और काम हो वगैरह वगैरह, सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट 145 सेंटीमीटर एंड मोर, 145 या उससे अधिक हाइट, तो 145 की जो वो है मात्रा है वो यहां पे, इससे ज्यादा, तो यहां तो हो गया इससे कम, ये हो गया लेस, आपको चाहिए मोर, तो इधर जाना पड़ेगा। सो 145 से ज्यादा, तो 4 और 2 6 और 1 7, कितने 7 लोग हैं जिनकी हाइट, या 7 छात्राएं हैं जिनकी हाइट 145 या उससे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। यस सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इफ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इन छात्राओं को हम अलग अलग झुंड में बांट रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्रुप ए होगा जिनकी हाइट 150 से ज्यादा है, तो हमें बताना है ग्रुप ए में कितने लोग होंगे। 150 से ज्यादा हाइट वाले कितने लोग हैं, 2 और 1 3, तो ग्रुप ए में कितने लोग, 3 लोग। ठीक है, अब 140 से 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, मतलब 140 से ज्यादा परंतु 150 से कम, तो 140 से ज्यादा परंतु 150 से कम, मतलब ये दोनों इमारतें गिनी जाएंगी, तो 7 और 4 हो गया 11, कितना हो गया 11 लोग हो गए इस ग्रुप में। अब तीसरा, लेस देन 140, तो 140 से कम वाले, तो 3 2 5 1 6 लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। क्या आपको यह समझ में आया, आसान थी जानकारी। तो कितने थे, 3 कैटेगरी थी, 150 से ज्यादा उसमें 3 लोग, 150 से कम लेकिन 140 से ज्यादा उसमें थे कितने 11 लोग, और अंतिम था 140 से कम लोग, उसमें है कितने 6 लोग। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए ये सवाल हो गया सॉल्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो इसी के साथ हमारा ट्राइडीज हो गया खत्म। अब हम आ गए एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको बताना है इनमें से किसमें हिस्टोग्राम का उपयोग करना ज्यादा अच्छा होगा। अब द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग्स। ठीक है, अब जो एरियाज हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम लोग भोपाल की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर एक एरिया है, न्यू मार्केट एक एरिया है, ठीक है, उसके बाद फिर ओल्ड भोपाल एक एरिया है, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एज एन कंटिन्यूस नहीं है ये। ठीक है, तो आप 10 नंबर के लेटर्स को अलग रखेंगे, आप न्यू मार्केट के लेटर्स को अलग रखेंगे, आप ओल्ड भोपाल के लेटर्स को अलग रखेंगे, तो इनकी अलग अलग बार्स बनेंगी। तो यहाँ पे सिंगल बार ग्राफ ज्यादा उपयोगी होगा या ज्यादा सही होगा। हिस्टोग्राम में बिना मतलब आप उनको चिपका देंगे, परंतु आपको कुछ कनेक्शन थोड़ी बिठाना है। अब हिस्टोग्राम में जो हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या था, कनेक्शन बैठ रहा था 10 से 20, 20 से 30, अगला ही है। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए यहां पे सिर्फ बार ग्राफ ही काफी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द हाइट ऑफ कंपेटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। अब देखिए यहां पे हाइट जो है वो एक कोई फिक्स उसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जब आप लेटर की बात करते हो तो लेटर में कैसा होता है भाई, या 10 नंबर का होगा या न्यू मार्केट का होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई लेटर 10 नंबर से बाहर निकलते ही न्यू मार्केट का हो जाएगा, इतनी क्लोज वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, वहां पे
एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। परंतु हाइट की जब आप बात देखेंगे तो हाइट 147 भी हो सकती है, 149 भी हो सकती है, ठीक है, मान लीजिए 153 भी हो सकती है। तो हर एक को बना पाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इनको ग्रुप्स में रख देंगे कि भैया 135 से 140 हाइट वाले एक तरफ, 140 से 145 हाइट वाले एक तरफ, 145 से 150 हाइट वाले एक तरफ। और जब आप ऐसा ग्रुप्ड टेबल बनाएंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, हिस्टोग्राम होगा, कि वो आपको जुड़े हुए में बता देगा कि कितने लोगों की कितनी हाइट है। और हमने हाइट वाला क्वेश्चन अभी क्या है ट्राई दी, इसमें वहां पे भी हाइट ही थी लोगों की, तो वहां पे क्या था, कनेक्शन बैठना ज्यादा आसान हो गया था और सवालों को सॉल्व करना भी आसान हो गया था। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनियां कैसेट बना रही हैं, तो वो पांचों कंपनियां अलग अलग हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसीलिए इसमें भी बार ग्राफ ज्यादा बेटर होगा, जो हर एक कंपनी की अलग अलग जानकारी आपको आसानी से देगा, उनका जुड़े रहना इतना जरूरी नहीं है। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहां पे 7 AM से लेकर 7 PM तक आप जब ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, तो भैया कुछ ट्रेनें 7 से 8 के बीच में आएंगी, कुछ आएंगी 8 से 9 के बीच में, ठीक है, कुछ आएंगी 9 से 10 के बीच में, कुछ आएंगी 10 से 11 के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसको हम क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, कहीं भी गैप नहीं है, इसलिए यहां पे भी क्या बेटर होगा, हिस्टोग्राम बनाना बेटर होगा। अब हो सकता है कोई ट्रेन आए 8:55 पे, या कोई ट्रेन आए 7:35 पे, तो आप हर एक टाइम का अलग अलग बार बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, ठीक है। परंतु जब आपने ऐसे बांट दिया उनको कि भैया 7 से 8 वाली सारी ट्रेन इधर लिखी जाएंगी, तो आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी 7:35 पे आई, 7:45 पे आई, 7:50 पे आई, कितने बजे भी आई, 8 से कम पे आई मतलब यहां पे काउंट हो जाएगी, 9 से ऊपर 10 से नीचे मतलब यहां पे काउंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आसानी से आप उसको कंटिन्यूअसली बना सकते हैं, ठीक है। अब आप रीजन क्या देंगे हर एक का, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, सिर्फ आपको उन्हें अपनी शब्दावली में लिख के इसको खत्म करना है। तो 2 में बनाया हमने बार ग्राफ, 2 में बनाया हमने हिस्टोग्राम। रीजन क्या होगा, कंटिन्यूअस है या फिर इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर पाना मुश्किल है, परंतु बाकी दोनों में ऐसा करना आसान है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न यहां पे आपको क्या दे रहा है, द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन, वुमेन, बॉय और गर्ल। तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसे कपड़े होंगे कि भैया मेन के कपड़े इधर, वुमेन के इधर, बॉयज के इधर, गर्ल्स के इधर है, ठीक है। तो वो क्या करते होंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति आता होगा उसे बोल देते होंगे भैया आप क्या है, अच्छा वुमेन है तो आप यहां चले जाइए, मेन है तो यहां चले जाइए, गर्ल है तो यहां, बॉय है तो यहां, ठीक है। अब आपको बताना है द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह से लेकर कौन कौन व्यक्ति आया है हमारे शॉप में या हमारे स्टोर में, वो पता लगाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको क्या दिया गया है, आपको जानकारी दी गई है। अब आपको क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और एक बार ग्राफ भी बनाना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस सर, वो कैसे बनेगा, तो 4 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, वुमेन, मेन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये 4 कैटेगरीज हैं। परंतु किंतु जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जगह की थोड़ी कमी है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ले चल रहा हूं अगली स्लाइड पे जहां पे हमारे पास काफी जगह है, सेम डेटा हमने कॉपी कर दिया, कुछ अलग नहीं है। अब इसका यूज करके हम आसानी से हमारे चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम कैटेगरी, ठीक है, कि कौन कौन सी 4 कैटेगरी है। तो वुमेन, मेन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। यहां पे हम बनाएंगे टैली मार्क्स, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बनाए इसको। और लास्ट हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आराम से 2-2 करके बनाइए। तो वुमेन, वुमेन 2 बार, तो 1 2, फिर वुमेन गर्ल, तो एक और वुमेन और एक गर्ल, ठीक है। फिर बॉयज वुमेन, तो एक बार बॉयज और एक और बार वुमेन, ठीक है। फिर वुमेन मेन, तो एक बार वुमेन 5 और एक बार मेन। देखिए 4 के बाद जैसे ही 5 आया, मैंने एक और स्टिक नहीं खींची, मैंने एक बंडल बना दिया कि ये यहां पे खत्म हो रहा है। फिर गर्ल्स, गर्ल्स, तो 2 बार गर्ल्स, तो 1 2,
मैन मैन, 2 बार मैन तो 1 2, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, आसानी से नीटली बनाए एकदम, तो 1 2 थे, 1 पहले से था और 2 अभी आए थे। फिर वुमेन 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 कितनी बार है? 4 बार है, तो 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही आपका एक 5 का बंडल बन जाता है, थोड़ा गैप बना दे ताकि आपको समझ में आए कि यहां पे 5 खत्म हो गए हैं, ठीक है। फिर गर्ल बॉय, तो गर्ल एक और बॉय एक, ठीक है। फिर मैन वुमेन, तो एक मैन का और वुमेन का एक और हो गया, तो मैंने एक और लाइन खींच दी, तो ये हो गया 5 और 5 10, ठीक है। फिर बॉय गर्ल, बॉय का एक और गर्ल में हो गया 5 का बंडल तैयार, ठीक है। फिर गर्ल मैन, तो गर्ल का एक और मैन का एक और, तो मैन में भी हमने 5 का एक बंडल बना दिया, ठीक है। फिर वुमेन वुमेन, 2 बार है वुमेन, तो 1 2। फिर मैन मैन, 2 बार है मैन, तो 1 2। फिर वुमेन वुमेन 2 बार है, तो 1 2। उसके बाद कितना हो गया? ये हो गया 15, ठीक है। फिर वुमेन मैन, तो वुमेन का एक मैन का एक, ठीक है। फिर वुमेन बॉय, तो वुमेन का एक बॉय का एक और, ठीक है। फिर वुमेन गर्ल, तो वुमेन का एक और गर्ल का एक और। मैन वुमेन, तो मैन का एक और वुमेन का एक और। फिर वुमेन वुमेन 2 बार है, तो एक, देखो अब यहां पे 4 हो गया था, 5वां बनाना है, तो एक बंडल बना दिया और एक और खींच दिया हमने, तो वुमेन वुमेन 2 बार हो गया यहां पे, ठीक है। फिर वुमेन गर्ल, वुमेन और गर्ल, तो वुमेन का एक और गर्ल का एक और, ठीक है। फिर वुमेन मैन, तो वुमेन का एक और मैन का एक और, ठीक है। फिर मैन वुमेन, तो मैन का एक और वुमेन का एक और। फिर वुमेन मैन, तो वुमेन का एक और मैन का एक और, ठीक है। वुमेन गर्ल, वुमेन का एक और गर्ल का एक और। वुमेन मैन, एक और वुमेन का एक और मैन का। फिर गर्ल वुमेन, तो एक और गर्ल्स का और वुमेन का एक और, ठीक है। फिर मैन मैन, तो 2 बार मैन है यहाँ पे, तो एक ये हो गया 15। फिर एक बॉय और एक गर्ल, फिर एक बॉय और एक गर्ल, तो यहाँ पे देखो गर्ल का 4 हो गया था, ये हमने 5 बनाया और ये 2, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया था, ये 5 5 हो गया। बॉय गर्ल हमने बना दिया है, तो बॉय का हो गया देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप काउंट करें तो 5 10 15 20 25 और ये 5 हो गया 28 हो गई वुमेन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मेन के लिए 10 10 5 10 15 15, ठीक है। बॉयज के लिए 5 और गर्ल्स के लिए 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 हो जाएगा गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ आपका टेलीमार्क्स बनेगा। 28 12 15 एंड 5, 28 है वुमेन का, 12 है गर्ल्स का, मेन का है 15 और बॉयज का है 5। तो इस तरीके से कुछ हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है, ठीक है। एंड टेबल के साथ साथ हमें और क्या बनाना था? तो टेबल तो क्लियरली बन गया, यस सर। टेबल के साथ हमें बनाना था, नेक्स्ट वाज आर फ्रीक्वेंसी फॉर हमारा बार ग्राफ। अब वो कैसा बनेगा? तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए यहां पे आपने नीचे के एक्सिस पे वुमेन मेन बॉय और गर्ल बना दिए, ठीक है। आप चाहे तो उन्हें ग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, मतलब बार के अंदर, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बनाना कैसे है? तो कोई एक स्क्वायर, किसी एक पूरा वो जो पेज है आपका, वहां पे कोई एक पॉइंट लीजिए जहां पे कोई एक स्क्वायर खत्म हो रहा है। मतलब ऐसे स्क्वायर जब बनते हैं ना, तो स्क्वायर के बीच में नहीं शुरू करना है, यहां एज पे शुरू करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक स्क्वायर चूज कीजिए जहां पे आपका पूरा ये ग्राफ बन पाए। वहां से स्टार्ट करके पहला स्क्वायर आपने छोड़ दिया, दूसरे स्क्वायर में आपने आपका पहला बार बनाया, तीसरा स्क्वायर छोड़ दिया, चौथे स्क्वायर में आपने मेन का बार बनाया, फिर एक और छोड़ के बॉयज के लिए, फिर एक और छोड़ के गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके बार्स बनेंगे। अब आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या किया, मतलब जहां पे आपको क्वांटिटी बतानी है, तो आप यहां पे देखिए 0, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पे 2 4 6 8। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है 2 4 6 8, बट आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। एक बॉक्स पे जैसे आपका ये पहला बॉक्स है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स, तो यहां पे आया 0, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 4। पर आपके जो डायग्राम जो मैंने दिखाया यहां पे, वहां पे मैंने ये 2 नहीं लिखा है क्योंकि जगह की थोड़ी कमी हो जाती है और अच्छे से दिखना चाहिए, तो ऐसे बड़ा 4 लिख दिया। किसी भी इंसान को समझ आएगा कि बीच में 2 है। सर अगर 1 या 3 रिप्रेजेंट करना हो तो देखो ये होती है सबसे डार्क लाइन, ठीक है, बॉक्सेस वाली, इनके बीच में होती है थोड़ी हल्की डार्क लाइन, ठीक है, और उनके बीच में होती है एकदम
एकदम पतली पतली एकदम लाइट ग्रीन लाइंस। तो आपको ये जो बीच की जो डार्क लाइन है, जो थोड़ी डार्क है, मतलब कंपैरिजन में बीच में आती दोनों कलर्स के, वहां पे आपको ये मिडिल वैल्यूज मिल जाती है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे वैल्यूज थी 28, 15, 5 और यहाँ पे 12। उन्होंने कैसे बनाया? अब आपको 15 बनाना है तो 12 के बाद जो बॉक्स आएगा वो होगा 13 का, ठीक है, सॉरी 12 के बाद बॉक्स जो होगा पूरे बॉक्स की वैल्यू वो होगी 14, और 14 और 16 के बीच में एक जो हल्की लाइन होगी एकदम मिडिल में, ठीक है, जो थोड़ी लाइट होगी एज कंपेयर टू आपकी ऊपर की और नीचे की लाइन, उस पे आप 15 मार्क करेंगे। आपको 5 मार्क करना है तो पहला बॉक्स गया 2 पे, दूसरा बॉक्स गया 4 पे, अब तीसरा बॉक्स होगा 6 पे, ठीक है। परंतु 4 और 6 के बीच में जो वो बॉक्सेस के बीच में एक जो डार्क लाइन होगी, बाकी सारी लाइट लाइंस के बीच में, वहां पे आपका 5 आना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। आसान था ये ग्राफ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? सवाल क्रमांक 3 है हमारा कि हमें यहाँ पे 30 वर्कर्स का डेटा दिया है, ठीक है, और आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये सैलरी है तो अलग अलग होगी, इसलिए आप यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत यूनिक वैल्यूज हैं और उनको नॉर्मल टेबल में बनाना मुश्किल है, इसलिए आप क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कौन सा? ग्रुप्ड वाला, और ग्रुप्ड पहले से ही हमें दिए हुए हैं तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, जगह की है कमी इसलिए हम मूव करते हैं अगली स्लाइड पे, जहां के हमारे पास पूरा डेटा है और साथ में एक टेबल भी है ड्रॉ करने को, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं सैलरी, ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं टेलीमार्क्स मतलब टीएम, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब शुरू कहां से करना है? 800 से, ठीक है, तो 800, ठीक है, फिर आएगा 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, और लास्ट में आएगा कितना? 890। और इस तरह की वैल्यूज अभी हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको बनाते जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और लास्ट में 900। और जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे 900 से ऊपर की कोई वैल्यू तो फिलहाल तो नहीं दिख रही है। चलिए अब टेलीमार्क शुरू करेंगे। पहली वैल्यू है 830 और 835। 830 कहां लाए करेगा? ऊपर लिमिट में नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ना मुश्किल है, इसलिए लोअर से स्टार्ट करेंगे। तो 830 और 835 दोनों यहीं पे आएंगे, 1 2, ठीक है। फिर 890 और 810, 890 सबसे नीचे है और 810 होगा सेकंड वाले में, बिकॉज अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट काउंट होती है। चलिए फिर 835, 836, 835, 836, तो 835, 836 दोनों यहीं पे लाए करेंगे। 869 और 845, 869 यहां पे आएगा, 845 आना चाहिए इधर पे। चलिए फिर 898, 890, 898 और 890 दोनों यहीं पे आएंगे, ठीक है। उसके अलावा 820, 860, 820 कहां पे? इधर पे लोअर लिमिट। 860 कहां पे? इधर पे लोअर लिमिट, ठीक है। 832, 833, 832 और 833, 830 से ज्यादा, 840 से कम, ठीक है। उसके बाद फिर 855, 845 बहुत आसान। 855 कहां पे? यहां पे। 845 कहां पे? इधर पे। इसके पश्चात 804 और 808, तो 804 और 808 दोनों ऊपर ही आ जाएंगे पहले वाले में ही। फिर 812, 840, 812 इधर, क्योंकि 810 से बड़ा है। 840 फिर से लोअर लिमिट में, तो इसलिए इस वाले में काउंट होगा ना कि ऊपर वाली में। चलिए फिर 885 और 835, 885 होगा इधर पे, 835 होना चाहिए यहां। चलिए फिर एक और बार 835 और 836, 835, 836, फिर 878, 840, 878 कितना आएगा? इधर पे, और 840 आना चाहिए लोअर लिमिट में, इसलिए यहां पे काउंट होगा। चलिए 868, 890,
868 इधर पे, 890 नीचे, क्योंकि अपर लिमिट काउंट होती, सॉरी लोअर लिमिट में काउंट होता है, अपर लिमिट में काउंट नहीं होता। और लास्ट के दो 806, 840, 806 ऊपर, 840 एज यूजुअल जो अब तक हुआ है यहां पे आएगा। चलिए अब एक बार फाइनल कर लेते हैं इसको। तो 3 2 5, यहां पे 1, यहां पे है 9 5, फिर 1 3 1 1 और 4। एक बार गिन लीजिए टोटल 30 आ रहा है कि नहीं, बिकॉज 30 लेबर्स थे। तो 3 और 2 5, 5 और ये 10 हो गया कितना, 15, 15 और 5 20, 21 24 25 26 और 4 30। जी हाँ, टोटल 30 आ रहा है, मतलब हमने टेबल सही बनाया है। सारी वैल्यूज हमने यहां पे लिख ली हैं। क्या कोई समस्या अब तक? नहीं सर। समझ में आया कैसे बनेगा टेबल? यस सर। हमें जो ये क्लास इंटरवल थे ये पहले से ही दिए हुए थे, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस खाली ये देखना पड़ा कि कहां तक लेके जाना है। तो 900 तक मैं लेके गया तो मेरी सारी वैल्यूज इंक्लूड हो गई, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगर ये आपका हो गया है तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं यहां पे क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सवाल क्रमांक 4 है हमारा कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमने अगली स्लाइड में रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल देख लेते हैं। कैसा था हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल? कुछ इस प्रकार था। ठीक है, देखो शुरू कहां से हो रहा है? 800 से, तो मतलब 0 से लेकर 800 तक की वैल्यूज आपको स्किप करनी पड़ेंगी। तो 0 से लेकर 800 तक के बीच में आप क्या बनाएंगे? एक जैक्ड लाइन बनाएंगे। पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, आप फ्रीक्वेंसी देखिए, वैल्यूज कहां तक है? एटमैक्स 9 तक है, तो आप आसानी से 1 2 3 4 करके बना सकते हैं टिल 10। इतना बड़ा ग्राफ तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक बॉक्स पे एक एक वैल्यू, तो 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे कंटिन्यूस गैप रखते हुए टिल 10 तक हम लेके जा सकते हैं। और यहां पे क्या आएगा नीचे हॉरिजॉन्टल पे? तो 0 से लेकर 800 स्किप, फिर 800 810 820 कंटिन्यूसली चलता जाएगा। चलिए फिर से मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्रीन क्लियर, एंड हम आते हैं हमारे सवाल की तरफ। तो कैसा बनेगा हमारा हिस्टोग्राम? अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ यूं बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान दें, 0 से लेकर 800 तक स्किप किया तो क्या बनाया? जैक्ड लाइन। इसका एक और नाम है किंक, कई बार वो भी यूज किया जाता है। तो ये आपने बनाई जैक्ड लाइन। स्टार्ट कहां से हुआ? 800 से। नेक्स्ट वैल्यू एग्जैक्टली एक बॉक्स के बाद 810, फिर 820 830, ऐसे करते करते कहां तक ले गए आप? 900 तक ले गए हैं अपनी वैल्यूज को। ठीक है, इसके बाद आपने यहां पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है वहां पे कहां से शुरू किया? 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 9 तक ही था हाईएस्ट वैल्यू। गैप कितना? एक एक बॉक्स। और क्योंकि यहां पे कुछ भी स्किप नहीं हुआ है और सेम गैप चल रहा है, इसलिए वहां पे आपने जैक्ड लाइन या किंक नहीं बनाया। लेकिन आपको यह भी लिखना है कहां पे क्या है। तो भाई एक्स एक्सिस पे क्या है? वीकली वेजेस हैं, और वाई एक्सिस मतलब ये वाली सीधी वाली एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो कुछ इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनेगा। देखिए यहां पे कंटिन्यूअस है सारे बार्स, कोई भी गैप नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। हमें सवाल में बोला गया था कि आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है, हमने वही बनाया है। क्या समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? गैप ना छूटे एंड प्लीज करेक्ट मार्क। फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो 1 पे सारी वैल्यू स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, गलत नहीं मार्क करना है ऊपर नीचे। वो डायग्राम गंदा दिखेगा और टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं। और ये चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर 2 मिनट में स्केल रख के चेक कर लेगा कि आपने ठीक से बनाया है या फिर नहीं। तो ध्यान रखें, नीटनेस का, अच्छे से डायग्राम बनाएं और एकदम अच्छे से वैल्यूज को मार्क करें। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न जो था हमारा, हमें इन सवालों का जवाब देना है इसी प्रश्न के अंदर कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर्स। सबसे ज्यादा लेबरर्स किस ग्रुप में है? वापस आते हैं हमारे डायग्राम पे। तो सबसे ज्यादा लेबरर्स है 9, और वो किस ग्रुप में है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इस बार की हम जड़ें देखेंगे, मतलब कहां से वो शुरू हो रहा है। तो 830 से लेकर 840 के बीच में। तो सबसे ज्यादा ग्रुप सबसे ज्यादा लेबर्स किस ग्रुप में है? तो 830 से लेकर 840 के बीच में। तो यहां मैं लिख रहा हूं 830 से 840 के बीच में। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर? 850 से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं? वापस जाएंगे हमारे ग्राफ पे, 850 से ज्यादा वाले, तो मतलब 850 से इस तरफ वाले सारे काउंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हर एक की कितनी है। इसकी है 1, इसकी है 1, इसकी है 1, इसकी चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी, शायद 3 आएगी। जी हाँ बिल्कुल। और इन भाई साहब की आएगी शायद 4 की 5, हाँ 4। चलिए
तो क्या था यहाँ पे 13114, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 1 4, 5 6 6 4 10। तो कितने लोग हैं ऐसे? 10 लोग हैं। आप इसका जवाब ग्राफ या फिर आपके टेबल से भी दे सकते हैं। टेबल में जहां पे 850 शुरू हो रहा है उसके बाद की सारी फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करनी है। जहां पे 850 अपर लिमिट है वो नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे। जहां पे 850 लोअर लिमिट है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो 850 से ऊपर वाले 10 थे हमारे पास। तो कितने लोगों के हैं 10 सैलरी? 850 से ज्यादा 10। अब अगला सवाल, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? अब 850 से ऊपर है 10। ठीक है, ये जरा सोचना, बिना ग्राफ देके इसका जवाब दे सकते हो, हम ग्राफ से वेरीफाई भी कर लेंगे। तो 850 से ऊपर है 10। ठीक है, टोटल है 30। अब 850 से नीचे वाले कितने होंगे? सर देखो दो ही ऑप्शन है, या तो आप 850 से ऊपर होगे या आप 850 से नीचे होगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो जब आप 850 से ऊपर हैं वो है 10, पूरे हैं 30। तो 850 से नीचे वाले कितने होंगे सर? जितने बचे, तो 30 में से 10 घटा दीजिए, मतलब 20 लोग होंगे जिनकी सैलरी 850 से कम होगी। क्या ये समझ में आया? फिर से 850 से ऊपर वाले 10 लोग हैं। अब लोगों के पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो वो 850 से ऊपर हो सकते हैं या 850 से नीचे हो सकते हैं। 850 से ऊपर वाले 10 हो गए, तो नीचे वाले हम कैसे निकालेंगे? सर टोटल में से ये जितने ऊपर वाले हैं उनको हटा दो, जो बचेंगे वो नीचे वाले हो जाएंगे। तो 850 से ऊपर वाले 10 थे, उनको हटाया 30 में से, तो बचा कितना? 20 बचा। अगर आप ग्राफ में देखना चाहें तो यहां भी देख सकते हैं 850 से कम वाले, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 1, यहां पे है 9। ठीक है, यहां पे आई थिंक 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो अब यहां ऐड करो 9 और 1 10, 3 2 5 15, 15 और 5 20। तो यहां पे काउंट किया तो भी 20, और हमने जो निकाला कैलकुलेशन करके तो भी हमारा आंसर 20, मतलब हमने सही जवाब दिया है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या तीनों सवाल हो गए सॉल्व? यस सर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सवाल क्रमांक 5 है हमारा। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग द हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दिया हमको जिसमें यह बताया कि एक किसी पर्टिकुलर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने छुट्टियों में कितने घंटे टीवी देखा है। बहुत ज्यादा देखा होगा पता है, पर यहां तो अपन हमें इस डेटा के हिसाब से देखेंगे। चलिए अब हमें सवालों के जवाब देने हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को उपयोग करके। पहला सवाल, for how many hours did the maximum number of students watch TV? कितने घंटे के लिए सबसे ज्यादा बच्चों ने टीवी देखा? ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे किधर हैं? सबसे ज्यादा बच्चे इधर हैं, 32। कितने बच्चे? 32। इन्होंने कितने घंटे टीवी देखा? तो सर 32 बच्चों ने, अगर हम इनकी जड़ों की तरफ देखेंगे इस ग्राफ, इस बार के, तो 4 से 5 घंटे टीवी देखा। सवाल क्या पूछ रहा था आपसे कि सबसे ज्यादा बच्चे कितने घंटे टीवी देख रहे थे? तो सर 32 बच्चे थे और वो 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे थे। ठीक है, क्या ये समझ में आया? यस सर। सवाल क्या पूछ रहा था आपसे कि सबसे ज्यादा बच्चे कितने घंटे टीवी देख रहे थे? तो सबसे ज्यादा बच्चे 32 थे और वो कितने घंटे टीवी देख रहे थे? 4 से 5 घंटे। कितने? 4 से 5 घंटे, जैसा कि हमने यहां पे ग्राफ में देखा। उससे कम 22 है तो उसमें टाइमिंग भी कम है। चलिए अब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? 4 घंटे से कम टीवी कितने विद्यार्थियों ने देखा? तो ये है 4 की लिमिट। इससे कम मतलब इधर वाले सारे काउंट होंगे, तो 22 और 8 और 4, तो 22 और 8 हो जाएगा 30, 30 और 4 34। 34 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 34 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा। कैसे काउंट किया हमने? 4 घंटे का हमने वो लगाया लिमिट, 4 घंटे से नीचे वाले सारे जोड़ लिए। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स? 5 घंटे से ज्यादा। 5 घंटे ये रहा, इससे ज्यादा करना है तो 8 और 6 हो जाएगा 14। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए इसमें जानकारी दी होती कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कितने, 4 और 4 8 और 2 10, 3 3 6 7 8, 80 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और पिछले सवाल का जवाब 34 है, तो क्या इस सवाल का जवाब आप 80 माइनस 34 करते? हाँ कि ना? जवाब मुझे बताइए। अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जवाब में देखो सवाल में क्या था? लेस देन 4। ठीक है, और इसमें क्या है? मोर देन 5। तो वहां 4 से कम, यहां 5 से ज्यादा, तो बीच में आपको एक गैप छोड़ना है। कौन सा?
4 से 5 के बच्चे नहीं गिनने, तो इसीलिए यहां पे आंसर माइनस करने पे नहीं आएगा। पिछले वाले सवाल में क्या था, वहां पे था कि 850 से कम 850 से ज्यादा, तो गैप नहीं था बीच में, यहां पे लेकिन गैप है, इसीलिए हमें माइनस करने पे सेम आंसर नहीं मिलेगा। ये जो नंबर है ये 4 घंटे से कम वाला है, ये जो नंबर है ये 5 घंटे से ज्यादा वाला है, और इनके बीच में 4 से 5 वाले बच्चे अलग हैं, जो हमने पहले सवाल के जवाब में उत्तर में ढूंढा था। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। जी सर। चलिए हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर, जवाब आपको समझ में आ गया होगा, परंतु ध्यान रखें कोई भी गलती ना करें, कोई भी शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं जब तक वो सही से एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो शायद हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के चांस खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपको फुल्ली फंक्शनल एकदम अच्छे तरीके से अलग अलग क्लास का कंटेंट प्रोवाइड कराती है। और न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैसे एग्जाम्पलर हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग हो गया, वो सब हम यहां प्रोवाइड कराते हैं एट वन प्लेस, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी पढ़ाई करनी हो तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ है, कोई भी किताब पढ़नी हो हम लोग उसके समाधान आपको प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 8 की देखिए यहाँ पे साइंस की एग्जाम्पलर है, 9th की मैथ्स की, 9th की 8th की मैथ्स की भी यहाँ पे आ गई है, इसमें विजिबल नहीं है पर वो भी है, नीचे कहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें कि आपको सारी किताबें पढ़नी है और हमारे साथ प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाते हैं और हर एक चैप्टर में अलग अलग आराम से आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, ताकि आप जब जो चैप्टर पढ़ना चाहें अपने एग्जाम्स के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर में भी हमने वीडियोस को डिवाइड किया है ताकि आपके ऊपर बहुत लोड ना पड़े और आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े एक ही दिन में, ठीक है। और जैसे आपका YouTube में होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वीडियोस खुल जाएंगे जहां पे आपको एग्जैक्ट सेम YouTube के वीडियोस मिलते हैं, कुछ अलग नहीं होता, कुछ स्किप नहीं होता है, तो आप यहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं YouTube के अलावा। हाँ, यहाँ पे एक फायदा ये है कि यहाँ पे एड्स नहीं आते तो आपका टाइम बच जाता है और डिस्ट्रैक्शन के भी चांसेस कम रहते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, तो इस वीडियो में हमने जो हमारी क्लास 8 की जो हमें टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी जो देवी जी है उसका 5th चैप्टर हमने यहाँ पे आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है। हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे थोड़े कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने और कॉन्सेप्ट लर्न किए हिस्टोग्राम के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में हमने 5.1 के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। मैं इसी आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, दैट इज 5.2 पे, तो उसकी भी आप तैयारी करके आइएगा, अपना साजो सामान लेके आइएगा और अच्छे से हमारे साथ पढ़ाई कीजिएगा। बाकी तो आपको पता है रेगुलरली पढ़ाई करनी है, अपना ख्याल रखना है, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।